हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन ऑप्शनल में। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन अपघटन रासायनिक अभिक्रिया है। तो अपघटन का अर्थ होता है टूटना। अपघटन का अर्थ क्या होता है? टूटना। ठीक, अपघटन का अर्थ होता है टूटना, अर्थात टूटना। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं वियोजन। क्या कहते हैं? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसी को? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो निम्नलिखित में से कौन अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कह रहा है? तो पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं कि NaOH और HCl आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो संयोजन में हम लोग पढ़े थे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अर्थात A+B मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करेगा। मान लीजिए AB का निर्माण किया, तो यह एक प्रकार का तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया आ गया। क्या आ गया? संयोजन। तो पहला तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। तो पहला नहीं होगा। पहला एग्जाम्पल क्या आ गया? गलत आ गया। पहला एग्जाम्पल गलत आ गया। दूसरा देखिए अमोनियम सायोनेट है। दूसरा देखिए NH4CNO। ठीक है, यह अमोनियम सायोनेट है। इसको कहते हैं हम लोग अमोनियम सायोनेट। अमोनियम सायोनेट, सायोनेट। तो अमोनियम सायोनेट तो यह यूरिया में बदला है NH2CO और फिर किस में बदला है? NH2 में। तो यह बदला हुई में तो कुल लेना देना यानी कि केवल परिवर्तन हुआ है, तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि अपघटन में टूटेगा। बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिक में टूटेगा। बड़ा यौगिक किस में टूटेगा? छोटे छोटे यौगिक में टूटेगा। छोटे छोटे यौगिक में टूटेगा। छोटे छोटे यौगिक में टूटेगा बड़ा यौगिक। ठीक है, तो बड़ा यौगिक किस में टूटेगा? तो छोटे छोटे यौगिकों में टूटेगा, छोटे छोटे में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि इसमें भी क्या रहा, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहा है, इसमें केवल रूप परिवर्तन हो रहा, तो यह भी नहीं होगा। थर्ड एग्जाम्पल अब हम लोग किस पर चर्चा कर रहे हैं कि पोटासियम क्लोरेट। तो यहाँ पे देखिए कि पोटासियम क्लोरेट में पोटासियम क्लोरेट टूट रहा है। पहला तो पोटासियम में, किस में? पोटासियम क्लोराइड में, पोटासियम क्लोराइड में, और फिर किस में? ऑक्सीजन में। फिर किस में? ऑक्सीजन में। तो यही होगा, क्योंकि एक बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे यौगिक में टूट रहा है। किस में टूट रहा है? दो छोटे छोटे यौगिकों में क्या कर रहा है? टूट रहा है। बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे यौगिकों में क्या कर रहा है? टूट रहा है। यहाँ पे बड़ा यौगिक क्या कर रहा है? दो छोटे छोटे यौगिकों में टूट रहा है। तो यह इसका सही एग्जाम्पल होगा। लेकिन चौथा पर भी विचार करते हैं। यहाँ पे देखिए संयोजन है, क्योंकि H2 और I2 आपस में मिलकर 2HI अर्थात हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण किया। हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यह भी एग्जाम्पल नहीं होगा। इसीलिए पहला कारण निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया है? तो यहाँ पे ग आंसर इसका क्या क्लियर आंसर है। ठीक, अगला कह रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम लोग जानते हैं कि विस्थापन, विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अर्थात इसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन से हटाता है। अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को यौगिक के विलयन से क्या कर देता है? हटाता है। कम क्रियाशील को हटा देता है। क्या कर देता है? हटाता है, हटा देता है। ठीक है, किसमें? तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया में। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन से हटा देता है। तो पहला अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए पहला है कि CaO प्लस H2O। पहला क्या कर रहा है? CaO प्लस क्या कर रहा है? H2O। CaO प्लस H2O CaO प्लस H2O। तो ये आपस में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यह आ गया संयोजन का। किसका एग्जाम्पल आ गया? संयोजन का। तो पहला भी क्या होगा? इसका आंसर नहीं होगा। पहला भी आंसर क्या होगा? नहीं होगा। पहला आंसर इसका क्या होगा? नहीं होगा।
पहला गलत है कि दूसरा कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे यह तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे यौगिक में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए आयरन और कॉपर सल्फेट है। क्या है? आयरन और कॉपर सल्फेट। तो आयरन अधिक क्रियाशील है, ये क्या अधिक क्रियाशील है, और कॉपर जो इसमें है वह कम क्रियाशील है। तो अभी के पढ़ाया है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है? हटा देता है। तो यहाँ पे आयरन जो है यह कॉपर को हटा करके स्वयं क्या बन रहा है? फेरस सल्फेट बन रहा है। स्वयं क्या बन रहा है? फेरस सल्फेट बन रहा है। स्वतः को क्या बना रहा है? तो फेरस सल्फेट बना रहा है। यहाँ पे फेरस सल्फेट स्वतः बना रहा है और कॉपर को हटा दे रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर ग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है। एक विस्थापन रासायनिक और वह भी एकल विस्थापन है, एकल विस्थापन है। ठीक, ग आंसर बिल्कुल क्या है इसका सही आंसर है। ठीक, लेकिन चौथा क्वेश्चन पर भी हम लोग क्या करते विचार करते हैं। अब NaOH प्लस HCl, तो यह एक प्रकार का उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? उदासीनीकरण। क्योंकि उदासीनीकरण में क्या है? भस्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl एक क्या है? अम्ल है। तो जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म के साथ कराते हैं तो साइन ऑफ गिब्स लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस जल प्राप्त होता है। किसमें? तो उदासीनीकरण में, उदासीनीकरण में, करण रासायनिक अभिक्रिया में। तो इसका एग्जाम्पल यह नहीं होगा, क्योंकि यह क्या? उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका आंसर कौन होगा? ग होगा। दू का ग लिख लीजिएगा। ठीक, दू के ग होगा आंसर। क्या होगा? दू का ग। अब कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन उभय विस्थापन है? तो उभय विस्थापन को ही हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट्स। तो यहाँ पे द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में होता है कि दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, अपने आयन का आदान प्रदान करते हैं, आयन का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आदान प्रदान करते हैं। दो यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। किसमें? तो डबल विस्थापन अर्थात किसमें? उभय विस्थापन में, उभय विस्थापन में। तो पहला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि H2 प्लस O2 यह एक प्रकार का संयोजन है। पहला एग्जांपल गलत है, क्योंकि H2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना रहा है? जल बना रहा है। तो पहला एग्जाम्पल नहीं होगा। दूसरा अब हम लोग के पास कह रहा है कि दूसरा कह रहा है Mg प्लस O2। अब इस पर विचार कीजिए, Mg प्लस O2, तो यहाँ भी क्या है? संयोजन ही है। वहाँ भी क्या है? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो यह भी क्या होगा? नहीं होगा। थर्ड में कह रहा है, अब थर्ड में देखिए क्या कह रहा है। थर्ड में कह रहा है थर्ड में कह रहा है कि AgCl प्लस NaCl। तो Ag के प्लस NO3 के माइनस, फिर सोडियम के प्लस और NaCl के माइनस। तो इसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान, सोडियम अपने आयन के आदान प्रदान किसके साथ कर रहा है? NO3 के साथ। और सिल्वर किसके साथ कर रहा है? Cl के साथ। तो सिल्वर बना देगा AgCl, और यह सोडियम और नाइट्रेट यह बनाता है सोडियम नाइट्रेट। तो दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। दो यौगिक, जैसे कि सिल्वर जा रहा है क्लोरीन के पास, ठीक है, और सोडियम जा रहा है नाइट्रेट के पास, क्योंकि यह प्लस इसका यह माइनस, ठीक, और फिर इसका प्लस सोडियम का प्लस इसका माइनस। तो दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, तो वह उभय विस्थापन कहलाता, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ग, आंसर होगा क्या होगा? ग। लेकिन यह देख लेते यह एकल विस्थापन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ZnH2SO4 यह एकल नहीं है, सॉरी उदासीनीकरण है। अब देखिए, क्योंकि धातु की अभिक्रिया अम्ल से हो रही है, अम्ल की अभिक्रिया किससे हो रही है?
अम्ल प्लस धातु। तो अम्ल धातु के साथ मिलकर के पढ़ाए थे हम लवण प्लस जल हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए लवण बन रहा है ZnSO पर हाइड्रोजन गैस क्या रहा मुक्त हो रहा है। तो यह तो अभिक्रिया होगा नहीं क्योंकि अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ है। तो यह अभिक्रिया बिल्कुल राइट है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर बात करें निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है यानी कि डीकम्पोजिशन, इसको हम लोग कहेंगे डीकम्पोजिशन, यानी कि कौन डीकम्पोजिशन अभिक्रिया नहीं है। तब देखिए डीकम्पोजिशन यानी कि टूटेगा। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट यह एक डीकम्पोजिशन है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। पोटासियम क्लोरेट यह पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है। शरीर में भोजन का पाचन एक प्रकार का वियोजन रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, वियोजन। लेकिन कौन नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन नहीं है। तब यहाँ पे देखिए तो कॉपर और यहाँ पे हो रहा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, यानी कि यह जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बन रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, यह एक प्रकार का संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन है। तो इसका आंसर कौन होगा? घ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन होगा? घ इसका आंसर आसानी से हो जाएगा क्योंकि यह एक अपघटन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन असत्य है यानी कि कौन गलत है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, यह बिल्कुल सही है। किसी पदार्थ में जैसे कि कार्बन में ऑक्सीजन सट रहा है तो CO2 यह ऑक्सीकरण है। कहिएगा सर कैसे आप डिफाइन कीजिएगा, क्योंकि हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताए थे। फ्री स्टेट में किसी का 0 होता है, फ्री स्टेट में किसी का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो 0 होता है। फ्री स्टेट में क्या होता है? तो 0, इसका भी 0। अब देखिए जिसका निकालना रहता है उसको क्या मानते हैं? तो x। ऑक्सीजन के कितना होता है? -2 होता है। तो x - 4 बराबर कितना? 0। तो x बराबर कितना आ गया? +4। तो ऑक्सीजन के कितना आ गया? +4 आ गया। यहाँ पे C, यहाँ पे देखिए C+O2 साइन ऑफ गिव CO2। तो इसका कितना आ गया? +4। तो 0 से कितना गया? ऑक्सीकरण संख्या 4 पर गया। तो ऑक्सीकरण संख्या 4 पर यानी कि बढ़ता है। तो यह एक ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन का सटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन सट रहा है तो यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीकरण। तो पहला क्या है? बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है। बिल्कुल सही कह रहा है कि अवकरण में ऑक्सीजन जो होता है वह हटता है। वो ऑक्सीजन क्या करता है? हटता है। और हाइड्रोजन क्या करता है? सटता है। हाइड्रोजन सटता है। ठीक है, तो बिल्कुल दूसरा का कह रहा है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण, बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरा क्या कह रहा है ग में कि ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब यहाँ पे समझिए ऑक्सीकारक ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब इसको समझिए तो ऑक्सीकारक मान लेते हैं जैसे कि Zn है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ZnO+C साइन ऑफ गिव ZnO+CO। तो ऑक्सीकारक जो होता है, जो ऑक्सीकारक होता है, ठीक है, ऑक्सीकारक यहाँ पे देख लीजिए उस पर अवकरण की क्रिया होती है। कौन क्रिया होती है? अवकरण। अर्थात उसमें हाइड्रोजन सटता है और इससे ऑक्सीजन क्या करता? बाहर निकलता, O2 बाहर निकलता है। तो ऑक्सीकारक पर हमेशा अवकरण की क्रिया होगी। कहिएगा सर जी कैसे? तो देखिए यहाँ पे देखिए कार्बन, सॉरी यहाँ पे ले लेते जिंक का ले लेते। किसका? जिंक का। जैसे कि ZnO+C साइन ऑफ गिव्स ZnO+CO2। अब Zn का +2 ऑक्सीकरण संख्या, इसका 0, इसका 0। अब इसका प्लस कितना होगा? 4 होगा। प्लस कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे Zn का 2 से कितना गया? 0 पर। तो Zn पर ऑक्सीकरण हुआ कि अवकरण हुआ? तो अवकरण हुआ। कौन अभिक्रिया हुआ? अवकरण हुआ। और कार्बन का देखिए, कार्बन का क्या कर रहा है कि 0 से कितना पर जा रहा है? 4 पर जा रहा है। 0 से 4 पर। तो कार्बन पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण। तो जो पदार्थ अपना ऑक्सीकरण संख्या स्वयं बढ़ा लेता है
वह वह अवकारक कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अवकारक कहलाता है। जो पद वह क्या कहलाता है? अवकारक कहलाता है। यानी कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता है वह अवकारक कहलाता है। स्वतः बढ़ा लेता है किसी दूसरे तक, कार्बन स्वतः बढ़ाता है, 0 से कितना पर जाता है? 4 पर। तो कार्बन एक अवकारक है और इसमें ऑक्सीजन सटता भी है। ऑक्सीजन क्या करता है? सटता है। तो कार्बन एक प्रकार का अवकारक है और कार्बन पर जो हो रहा है ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, और जिंक पर जो हो रहा है वह अवकरण की क्रिया हो रही है। देखिए यहाँ पे ZnO 2 से कितना पर गया? 0 पर। तो ऑक्सीकरण संख्या घटता है तो अवकरण कहलाता है। तो यानी कि ऑक्सीकारक पदार्थ वह जो ऑक्सीकारक होता है वह ऑक्सीकृत न होकर अवकृत हो जाता है, अवकृत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह एग्जाम्पल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कौन असत्य है? तो बिल्कुल इसका आंसर ग होगा। ठीक, ग इसका आंसर सही होगा। अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया Zn+CO2 में कौन सा कथन सही है? अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? वही आ गया। देखिए क्वेश्चन वही आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि Zn वहाँ पे लिखा भी हुआ है ZnO+CO2, ZnO+CO2। अब देखिए Zn का ऑक्सीकरण संख्या +2, इसका भी कितना आ गया? कार्बन, इसका भी +2। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना गया? +4। तो 2 से कितना पर गया? 0 पर गया जिंक। तो ऑक्सीकरण संख्या घटता है तो अवकरण कहलाएगा। अवकरण कहलाएगा कि ना? बिल्कुल कहलाएगा। और यहाँ 2 से कितना पर जा रहा है? 4 पर जा रहा है। 2 से कितना पर जा रहा है? 4 पर जा रहा है। तो 2 से 4 पर जा रहा है तो ऑक्सीकरण, 2 से 4 पर जा रहा है तो ऑक्सीकरण होगा। 2 से 4 पर जा रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। तो ZnO का ऑक्सीकरण होता है? बिल्कुल गलत। ZnO का अवकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें यह इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 से 0 पर जा रहा है। CO2 ऑक्सीकृत होता है? CO2 ऑक्सीकृत होता है? नहीं, CO2 अवकृत होता है। CO2 अवकृत होता है क्योंकि यह अपना ऑक्सीकरण संख्या स्वयं बढ़ा लेता है। यह भी गलत है, यह भी गलत है। CO का अवकरण हो रहा है? CO का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है? नहीं, CO का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ZnO+CO साइन ऑफ गिव Zn+CO2, यह CO का ऑक्सीकरण 2 से कितना पर जा रहा है? 4 पर। इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ZnO का अवकरण होता है? बिल्कुल सही, ZnO का अवकरण होता है, क्योंकि 2 से कितना पर जा रहा है? 0 पर, अर्थात अवकरण। तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा सही? इसका आंसर घ होगा। कौन होगा? घ। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है? दहन, तो किसी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। किसी पदार्थ का जलना ही दहन कहलाता है। तो दहन के लिए उबलता हुआ जल दहन होगा? नहीं होगा, यह तो क्वथनांक होगा, क्वथनांक। मोम का पिघलना क्या एक दहन होगा? नहीं होगा। पेट्रोल का जलना एक दहन होगा। पेट्रोल का जलना क्या होगा? दहन होगा, क्योंकि दहन एक वैसी अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ जलता है, वही दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? दहन। तो इसमें से पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। इसका आंसर कौन होगा? तो ग होगा। उसके बाद प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए कह रहा है तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, उपस्थिति में संपन्न होती है। तब देखिए प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया संपन्न, प्रकाश का अवशोषण यह नहीं होगा, प्रकाश का उत्सर्जन और प्रकाश का अपघटन और प्रकाश का अपघटन होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में कह रहा है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश अवशोषण होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में कह रहा है कि प्रकाश अवशोषण होता है, तब प्रकाश का अवशोषण होता है। कहिएगा सर कैसे? अब देखिए H2 + Cl2, इस दोनों को अंधेरा में छोड़ते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होता है।
लेकिन जब ये यहाँ पे एच न्यू को कहते हैं अर्थात सूर्य के प्रकाश, ठीक है, एच न्यू, तो यह 2HCl में बदलता है, अर्थात इसका क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। पर जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा कि H2 प्लस Cl2 साइन ऑफ गिव्स 2HCl, और यहाँ पे कर दीजिएगा एच न्यू, अर्थात प्रकाश का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा था। 8 एग्जाम्पल क्या हो, बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला कह रहा है कि PbO। अब यहाँ पे देखिए यह ऑक्सीकरण और अवकरण से संबंधित है कि PbO प्लस सी, तब यह PbO प्लस सी, तब Pb2 Pb प्लस CO2। अब इसको देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब क्या कर रहा है, PbO प्लस सी साइन ऑफ गिव्स Pb या प्लस CO, 2Pb प्लस CO। अब देखिए Pb का ऑक्सीकरण संख्या 2 होगा, मुक्त अवस्था में किसी का 0, मुक्त अवस्था में इसका 0, इसका कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए तब Pb 2 से कितना पर जा रहा है, 0 पर, तो इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, अवकरण। इस पर क्या हो रहा है, तो इस पर हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे कह रहा है PbO ऑक्सीकृत हो रहा है, नहीं, PbO कह रहा है कि PbO क्या ऑक्सीकृत हो रहा है पहला में, तो जो अपना ऑक्सीकरण संख्या स्वयं को घटा लेता है, तो अर्थात जिस पर अवकरण हो रहा है वह उस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत वही होता है, अर्थात PbO ऑक्सीकृत होता है, PbO ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत का अर्थ होता है अर्थात स्वयं के घटाना, तो 2 से कितना पर गया है, 0 पर गया है, तो यानी कि PbO क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, PbO क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, PbO ऑक्सीकृत हो रहा है। और उसके बाद कह रहा है PbO का अवकरण होता है, PbO का अवकरण होता है, पहले देख लीजिए PbO का अवकरण होता है, तो बिल्कुल हो रहा है PbO का अवकरण, अभी मत भूल रहिए, PbO प्लस सी, तो 2Pb प्लस CO। तो यहाँ पे देखिए प्लस 2 से 0 पर गया, तो PbO का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, PbO का अवकरण। तो ये इसका एग्जाम्पल यह नहीं होगा, कार्बन में यह नहीं होगा, और इसका एग्जाम्पल PbO का क्या होता है, अवकरण होता है, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 से 0 पर जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल यह बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा, 9 के ग। 10 में कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, सिर्फ अवकरण होता है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होता है। देखिए हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है, तो वह क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया में दोनों साथ साथ होती है, अर्थात इसका आंसर कौन होगा, तो ख होगा 10 के। ठीक है, कौन होगा, तो ख लिख दीजिएगा। 11 में कह रहा है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, ज्वलन ताप। ठीक है, 11 के। फिर 12 में क्वेश्चन देखिए, 12 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 में क्वेश्चन कह रहा है 2KI प्लस Cl2, 2KCl प्लस I2 से पता चलता है I2 एक क्रियाशील पदार्थ है, I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है, I का अवकरण हो रहा है और Ki का ऑक्सीकारक हो रहा है। तो यहाँ पे यह भी एक ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित। अब देखिए 2KI, देखिए क्या कह रहा है, 2KI, ठीक, 2KI प्लस Cl2, तो 2KCl प्लस I2। अब देखिए 2KI में इसका ऑक्सीकरण संख्या पोटासियम के कितना होगा, तो पोटासियम के प्लस 2 होगा, क्योंकि प्लस 1 होगा, यहाँ पे गलती लिखा गया है, प्लस 1 होगा। कहिएगा सर कैसे, तो जिसका निकालना है तो 2x माइनस 2, तो 2x बराबर 2, और 2 से 2 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस 1 आ गया। तो यह पोटासियम आयोडाइड का कितना, प्लस 1। मुक्त अवस्था में क्या है, मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, क्लोरीन के 0 है, ठीक, क्लोरीन के कितना। अब फिर
2KCl प्लस I2, फिर यहाँ पे +1 और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखिए आयोडीन का कितना था -1, गया कितना पर 0 पर। तो आयोडीन का जो हो रहा है, क्या हो रहा है, आयोडीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और पोटासियम आयोडाइड, यहाँ पे देखिए पोटासियम आयोडाइड 2KI 2KI प्लस यहाँ पे क्या फिर 2KCl। तो ये दोनों अवस्था में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। और क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन का अवकरण हो रहा है, क्लोरीन का अवकरण हो रहा है। तो आंसर हमको मिला ही नहीं। कह रहा है I2 का अवकरण होता है, कह रहा है हमको कि I2 का अवकरण होता है, तो नहीं होता है I2 का अवकरण। I2 का ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि माइनस से कितना पर गया, 0 पर गया। अब कह रहा है कि KI का ऑक्सीकारक होता है, KI तो ऑक्सीकारक है, तो KI में क्या रहा है, तो यह तो ऑक्सीकारक के रूप में है ही। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि I2, ये दोनों से तो पता नहीं चला। अब कह रहा है I2 क्लोरीन की तुलना में अधिक क्रियाशील, आयोडीन की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लोरीन ने आयोडीन को हटा करके स्वयं पोटासियम क्लोराइड बना दिया। स्वयं क्या बना दिया, पोटासियम क्लोराइड बना दिया। क्लोरीन ने आयोडीन को हटा करके स्वयं क्या दिया, पोटासियम क्लोराइड, यानी कि क्लोरीन अधिक क्रियाशील है आयोडीन के। इसका कौन होगा, तो ख इसका आंसर हो जाएगा। कौन होगा इसका आंसर, तो ख आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए कि लिख दीजिएगा इसका ख आंसर। द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराने पर, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराने पर क्या कह रहा है, सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है, सोडियम का ऑक्सीकरण होता है, सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रहता है, और क्लोरीन गैस एनोड पर होती है। अब यहाँ पे देखिए तो द्रवित NaCl है, ठीक है, AQ मतलब होता है जलीय विलयन, ठीक है। अब यह जो टूटता है, यह टूटता है Na प्लस में और प्लस Cl माइनस में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है, सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है, सोडियम का अवकरण होता है, तो सोडियम +1, यहाँ भी +1, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात सोडियम का तो न तो ऑक्सीकरण यहाँ हुआ न तो अवकरण। क्लोरीन माइनस यहाँ भी था, माइनस यहाँ भी, न तो ऑक्सीकरण न तो अवकरण। यहाँ पे कह रहा है क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, कह रहा है। अब देखिए तो क्लोरीन एनोड, देखिए एनोड होता है और एगो कैथोड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा, यह सोडियम एक प्रकार का कैटायन है। क्या है, कैटायन है। सोडियम क्या है, कैटायन है। और यह जो क्लोरीन है यह एनायन है। क्या है, एनायन। तो कैटायन जो होता है वह ऋणात्मक धनात्मक होता है, और एनायन होता है वह ऋणात्मक होता है। एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो कैटायन जो होता है वह कैथोड पर मुक्त होता है, और जो एनायन होता है वह एनोड पर मुक्त होता है। तो क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस किस पर मुक्त होती है, तो क्लोरीन गैस जो होती है वह एनोड पर मुक्त होती है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिएगा जो कैथोड जो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, वह धनात्मक, सॉरी कैथोड जो होता है वह ऋणात्मक होता है, कैथोड जो होता है वह ऋणात्मक होता है, एनोड जो होता है वह धनात्मक होता है, ठीक। एनोड जो होता है वह क्या होता है, धनात्मक होता है। एनोड धनात्मक होता है। अब देखिए जो एनोड होता है, एनोड धनात्मक होता है, यहाँ तो लिखे दिए। अब देखिए एनायन जो होता है वह होता है ऋणात्मक, और जो कैटायन होता है वह होता है धनात्मक। तो धनात्मक ऋणात्मक की ओर जाएगा, और ऋणात्मक धनात्मक की ओर। तो क्लोरीन क्या निगेटिव है, तो यह किस पर मुक्त होगी, एनोड पर मुक्त होगी, क्योंकि एनोड धनात्मक और धनात्मक ऋणात्मक की ओर न जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, घ आंसर बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस
मुख्य अवयव किसका है? तो ब्यूटेन का है। क्या इसका है? ब्यूटेन का। अब देखिए तो इस गैस में जो होता है इस गैस में जो होता है खाना बनाने में एलपीजी, इसको एलपीजी कहते हैं। इसमें मेथेन रहता है, ठीक है, मेथेन प्लस इथेन और प्लस प्रोपेन, ठीक है। यह तीनों का मिश्रण होता है और मुख्य घटक इसका होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। तो यह खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाले द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक कौन है? तो ब्यूटेन है। आंसर क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। आंसर क्या आ जाएगा? तो ब्यूटेन आ जाएगा, ठीक। आंसर क्या आ जाएगा? तो ब्यूटेन आंसर आ जाएगा इसका। आंसर इसका आ जाएगा ब्यूटेन। अगला कह रहा है कि काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर, काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होगा? पर्याप्त मात्रा में काली चूना, मान लेते हैं चूना है तो यहाँ पे कैल्शियम यानी कि चूना है, तो पर्याप्त मात्रा में उसमें क्या होता है? उत्पन्न होता है। पर्याप्त मात्रा में उसमें क्या होता है? उत्पन्न, उत्सर्जन होता है, ठीक है। जैसे कि चूना है, चूना है, अब इसमें जब भी H2O डालिएगा तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है? ऊष्मा। अर्थात यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए तो यहाँ पर जो हो रहा है, जो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। चूना में जब हम लोग क्या करते हैं, हाथ को डबिए डालते हैं तो उसमें से क्या होता है? हाथ पक जाता है या फिर हाथ पसीजने लगता है गर्म होकर के, तो यानी ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए है क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका आंसर जो होगा वह पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या कह रहा है? देखिए 16 में कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संतुलित, यह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और यह जो दिया था, यह लेवोरियस दिया था। कौन दिया था? लेवोरियस वैज्ञानिक दिया था, ठीक है। तो यह द्रव्यमान, जैसे कि H2 प्लस Cl2 है, यहाँ पे देखिए कह रहा है HCl, तो क्या यह संतुलित है? यहाँ पे देख लिए, पहले कह रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए कि देखिए अब क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है H2 प्लस Cl2 साइन ऑफ गिव्स HCl। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है और क्लोरीन के कितना है? 70 है। 35 दूना 70, तो 70 प्लस 2 बराबर कितना? 72 है। 72 ग्राम आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया? 35.5 प्लस 1 बराबर 36.5, ठीक है। क्या आ जाएगा? 36.5। तो यहाँ पे क्या है? यह तो गलत है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहता है जितना अभिकारक के द्रव्यमान होगा उतना ही किसके होगा? प्रतिफल का होगा। तो यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं किस में? HCl में कितना लगा देते हैं? जब हम लोग 2 लगा देते हैं यानी कि H2 प्लस Cl2 साइन ऑफ गिव्स 2HCl, तो यहाँ भी 70 और यहाँ भी 72, सॉरी तो दोनों बगल आ जाता है 72। अच्छा यहाँ पे भी 72.5 और यहाँ पे भी 72.5। तो यह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, यानी अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान दोनों सेम होता है। और द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का कहना है कि द्रव्यमान अविभाज्य होता है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत अर्थात ख आंसर होगा, ठीक। अगला देखिए क्या कह रहा है।
अगला क्या करा, जिस रासायनिक अभिक्रिया के साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। जैसे कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला रहे तो CO2 प्लस ऊष्मा प्राप्त होता है, तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका आंसर ए होगा। ऊष्मा शोषी होगा नहीं, इसमें तो ऊष्मा क्या होता है, लगता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, और वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन AQ, तो जब ये विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे Na+ और Cl में टूट रहा है तो यह वैद्युत अपघटन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऊष्माक्षेपी होगा। 18 में कह रहा, रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह अभिक्रिया के अभिकारक के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। यह बिल्कुल सही है, यानी कि जो होता है रासायनिक समीकरण यह अभिकारक के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। दूसरा जो यह कहता है, पहला सही है। दूसरा, यह गैसीय अभिकारक एवं प्रतिफल के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। बिल्कुल सही है। और असत्य कथन चुनना है, यह अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान को अनुपात को बताता है। बिल्कुल सही है। लेकिन यह अभिकारक के वेग की जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया कितना तेजी से हो रहा है। तो 18 के आंसर कौन होगा, घ हो जाएगा। ठीक है, 18 के आंसर जो होगा वो घ होगा। ठीक है, 18 कौन होगा, यह वेग की जानकारी नहीं देती है कि रासायनिक अभिक्रिया कितना तेजी से हो रहा है। 19 में कहा है कि बेरियम क्लोराइड के विलयन में जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। बेरियम क्लोराइड के विलयन में जब सल्फ्यूरिक अम्ल, अब देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है, H2SO4, तो यहाँ पर जो बनता है वह BaSO4 क्या बनता है, BaSO4 प्लस 2HCl बनता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगा, अपक्षेपण होगा कि अपघटन होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पर यह जो बेरियम सल्फेट होता है यह ठोस के रूप में अर्थात अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो यह एक अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, तो यह एक प्रकार का अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया है। ग आंसर होगा, क्या होगा, ग आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ग आंसर होगा अवक्षेपण। 20 में कह रहा है कि 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2O, इसमें से कह रहा है कि जब अमोनिया को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित में से यह कौन सी अभिक्रिया है। 20 में कह रहा है, ठीक है, कौन अभिक्रिया है, तो यह एक प्रकार का है। देखिए यहाँ पे यह एक प्रकार का विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा है, विस्थापन। देखिए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन क्या है, और ऑक्सीजन अधिक क्रियाशील धातु है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे यह जो होगा यह विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्या कर रहा है कि इसमें, यानी इसका आंसर कर दीजिएगा विस्थापन। 21 निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। जल का वाष्पन ऊष्माक्षेपी है। नौसादर का ऊर्ध्वपातन, नौसादर अर्थात को कहते हैं नेप्थलीन या फिर कपूर का, ठीक है, यह भी नहीं होगा। इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, अम्ल को जल द्वारा तनुकृत करना, ठीक है, अम्ल को जल द्वारा, जैसे कि अम्ल है H2SO4, और जब ये इसमें H2O डालिएगा ना तो यह ऊष्मा उत्पन्न होता है, और यह काफ़ी खतरनाक भी होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। जब ये यहाँ पे मान लेते बीकर है, ठीक है, इसमें क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल है, और जब ये ऊपर से पानी डाल दिएगा तो इतना ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा कि यह जो चेम्बर है
यह फट भी जाएगा और यहाँ पे अगर यह आदमी है तो इसका मुंह भी ब्रेक हो जाएगा। अर्थात यह अम्ल को जल में जलाने पर ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, उदाहरण है। ठीक, 21 में कह रहा है कि किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग करते हैं। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस तेल का उपयोग करते हैं। आप देखिए किस गैस का उपयोग करते हैं, किस गैस का उपयोग करते हैं। कह रहा था देखिए नाइट्रोजन होता है, एक होता है रैंसीडीटी, इसको कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। देखिए इसको कहते हैं विकृत गंधिता, कहते हैं विकृत गंधिता, रैंसीडीटी। अब देखिए रैंसीडीटी में जब तेल को बहुत दिन तक छोड़ दीजिएगा तो वह विषैला हो जाता है। ठीक है, विषैला, अर्थात इसके विषैलापन को ख़त्म करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का, यह एंटीऑक्सीडाइजेंट है। अर्थात यह क्या है, एंटीऑक्सीडाइजेंट है। यह क्या है, नाइट्रोजन जो है वह एंटीऑक्सीडाइजेंट है, एंटीऑक्सीडाइजेंट है। अर्थात प्रतिऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक का विरोध करता है। प्रतिऑक्सी क्या है, कारक है, प्रतिऑक्सीकारक है। इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। अगला कह रहा है कि 23 में कि अभिक्रिया CaO, क्या कह रहा है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O, CaOH के होल ट्वाइस प्लस उष्मा, कौन सी अभिक्रिया सही है। जब ये उष्मा प्रतिफल में दिखे तुरंत मार दीजिएगा यह एक ऊष्माक्षेपी भी है और यह एक संयोजन भी है, क्योंकि दो गो पदार्थ भाग लेकर तीसरा पदार्थ निर्माण और इसके साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण। तो अगर ऊष्मा का निर्माण होगा तो ऊष्माक्षेपी तो होगा ही, अब प्लस संयोजन भी होगा, प्लस क्या होगा, संयोजन भी होगा। तो इसका आंसर घ होगा। लेकिन अब पहले हम सबको बारीकी से पहचानते हैं। घ होगा, कारण अपघटन और उष्माशोषी है, बिल्कुल गलत। अपघटन में टूटेगा, उष्माशोषी में इसमें होगा, उष्मा रिएक्टेंट में होगा। वैद्युत अपघटन क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, वैद्युत अपघटन कह रहा है कि वैद्युत अपघटन और उष्माशोषी यह तो होगा ही नहीं। कह रहा है संयोजन और उष्माशोषी होगा, यह भी नहीं हो। उष्माशोषी में रिएक्टेंट अर्थात ऑक्सी रिएक्टेंट में क्या रहता है, प्लस उष्मा रहता है, तो यह भी नहीं। इसका आंसर कौन होगा, तो घ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक हल्के रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है और भूरे रंग के ठोस पदार्थ अवशेष के रूप में प्राप्त होता है, यह कौन सी अभिक्रिया। हल्के रंग के रवेदार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली क्या निकलती है, गैस निकलती है, दम घुटने वाली गैस निकलती है। तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी, तो यह जो अभिक्रिया होता है यह अपघटन होता है। कौन होता है, अपघटन होता है। रवेदार, हल्के रंग के रवेदार पदार्थ को गर्म करने पर एक विषैली गैस निकलती है और भूरे रंग के ठोस पदार्थ अवशेष। अब यहाँ पे देखिए तो अवक्षेपण अभिक्रिया में सीधा दिमाग लगाइएगा कि ठोस पदार्थ जो होता है वह अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है, अवशेष। तो यही कह रहा है कि ठोस पदार्थ प्राप्त होता है तो वह अवक्षेपण होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, तो वह अवक्षेपण होगा। सीधा इसका आंसर लिखिए अवक्षेपण। एकल विस्थापन होगा नहीं, अवकरण होगा नहीं, ऑक्सीकरण होगा नहीं, सीधा कौन होगा, अवक्षेपण होगा।